हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये फिजिक्स का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है प्रकाश की। यह अध्याय 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश से तात्पर्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के 400 से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य प्रकाश वाली दृश्य प्रकाश तरंगों से है। जीवधारियों की आंखें जो होती हैं प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है और उसकी उपस्थिति में ही वस्तुओं को देख पाती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं यानी आपतित होती है तो वे उस वस्तु से टकराकर आंखों पर परावर्तित होती है और आंखों के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, जिससे व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है। प्रकाश की प्रकृति और उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को प्रकाशिकी कहा जाता है। याद रखिएगा। देखिए, प्रकाश किरणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइट रेज। पहला है समानांतर किरणें। ऐसी किरणें जो सभी बिंदुओं पर परस्पर समान दूरी पर होती है समानांतर किरणें कहलाती है। अभिसारी किरणें, ऐसी किरणें जो किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है अभिसारी किरणें कहलाती है। ठीक है, ये क्या होगी? ऐसी किरणें किसी स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है अभिसारी किरणें कहलाती है। और अपसारी किरणें किसी स्रोत से निकली ऐसी किरणें जिनका विस्तार विभिन्न दिशाओं में होता है अपसारी किरणें कहलाती है। ठीक है, फिगर को देखिए, एनालिसिस कीजिए। इसके बाद प्रकाशीय स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। इसके बाद अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अर्ध पारदर्शक और अपारदर्शक। इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। इसके बाद अदीप्त वस्तुएं, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने वाली वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे हमारे आसपास की वस्तुएं, चंद्रमा आदि। पारदर्शक वस्तुएं, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकल जाती है पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है, जैसे कांच। अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग बाहर निकल जाता है, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है, जैसे तेल से भीगा हुआ कागज। याद रखिएगा। इसके बाद अपारदर्शक वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश की किरणें बिल्कुल नहीं गुजरती है अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पत्थर, ईंट, बालू आदि। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। पहला जो गुण है, प्रकाश एक सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश के इसी गुण के कारण सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण जैसी भौगोलिक परिघटनाएं होती हैं। दूसरा गुण, प्रकाश एक तरंग तथा कण की दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है। तीसरा जो गुण है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होने के कारण प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी गति कर सकता है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश की चाल और तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन उनकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। याद रखिएगा। देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है और नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड यानी 499 सेकंड का समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 19 सेकंड। जबकि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड।
प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। लौटने के इस क्रम में वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश स्रोत से परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, जबकि दर्पण या परावर्तित सतह से टकराकर लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण आपतन कोण। देखिए, ये रहा आपका दर्पण, ठीक है, ए से बी तक। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का जो कोण होगा वो आपतन कोण होता है। और याद रखिएगा, परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य का जो कोण होता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से यहां से टकराया, प्रकाश परावर्तित हुआ तो अभिलंब और परावर्तित जो किरण है इसके मध्य का जो कोण होगा परावर्तन कोण कहलाता है। इसको याद रखिएगा। परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु अथवा परावर्तक पृष्ठ पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होने चाहिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान जो होते हैं बराबर होते हैं। प्रतिबिंब, इमेज, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें, किसी स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणें परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इन दोनों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी किसी बिंदु से निकलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित व अपवर्तित होने के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु पर वास्तव में मिलती है तब बनने वाला ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब बिंब की यानी वस्तु की अपेक्षा सदैव उल्टा बनता है। जैसे में सिनेमा पर्दों पर बना प्रतिबिंब। इसके बाद है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी अन्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो ऐसी स्थिति में दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सदैव जो होता है सीधा होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है दर्पण, मिरर। दर्पण जो होता है दर्पण एक प्रकार का कांच ही होता है, कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह जो होती है चिकनी और दूसरी सतह परावर्तक यानी पॉलिश की हुई होती है। और एक उत्तल दर्पण पर प्रकाश आपतित करने पर उससे अधिकतम प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। तो दर्पण कांच का एक भाग होता है जिसकी एक सतह चिकनी और दूसरी सतह परावर्तक यानी पॉलिश की हुई होती है। देखिए, एक उत्तल दर्पण पर प्रकाश आपतित करने पर उससे अधिकतम प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के हैं? तो दर्पण का जो प्रकार है दो प्रकार है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो, यदि परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह जो है समतल हो तो इसे समतल दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणधर्म। देखिए, समतल दर्पण के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है यानी समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो, जब कोई व्यक्ति
समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो तो उससे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 वेग से यानी दुगना वेग से जो है गति करता हुआ प्रतीत होता है। देखिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना जरूरी होता है। अगर आप जो है वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, तो वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण आपको उपयोग करना पड़ेगा। समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग मतलब क्या होता है, मतलब विपरीत दिखाई देगा। समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं तो जो आपका दायां भाग है वो बाईं ओर और जो बायां भाग वो दाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब भी कहते हैं। समतल दर्पण के उपयोग, देखिए सामान्यतः इसका उपयोग या प्रयोग दैनिक जीवन में दर्पण के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग बहुदर्शी एवं परिदर्शी में किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए, बहुदर्शी में 2 या 2 से अधिक समतल दर्पण एक दूसरे से एक निश्चित कोण पर झुके हुए लगे होते हैं ताकि वे एक साथ एक से अधिक वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा सकें। इसके बाद है परिदर्शी का उपयोग। परिदर्शी का उपयोग दृष्टि रेखा से भिन्न स्तर अथवा दिशा में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ये सामान्यतः पनडुब्बियों में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग अथवा गोलाकार सतह से निर्मित किया गया हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण सामान्यतः कांच के एक टुकड़े पर चांदी का लेप करके बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित जो शब्दावली दिया गया है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को, ठीक है, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसे सी से इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद ध्रुव यानी पोल। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर स्थित केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस वृहद गोले का भाग होता है वह उस गोले की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। यह ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य के दूरी को दर्शाता है। इसके बाद है मुख्य अक्ष। ध्रुव से वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। इसके बाद है फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो, वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह क्या हुई हो? उभरी हुई, उत्तल दर्पण कहलाती है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसकी बाह्य सतह उभरी हुई हो उत्तल दर्पण कहलाती है। इसकी आंतरिक सतह को लेपित किया जाता है। यह दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को भी, मतलब उत्तल दर्पण जो होगा इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण के जो उपयोग हैं, इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है? स्कूटर में, मोटर कार, बस आदि में पीछे के वाहनों, जो स्कूटर, मोटर कार, बस आदि होते हैं, इनके पीछे के वाहनों को देखने के लिए प्रयुक्त साइड मिरर अथवा रियर व्यू मिरर को जो है इस रूप में, साइड मिरर के रूप में या रियर व्यू मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है। जो स्कूटर या मोटर कार, बस या जो वैन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, इनमें जो साइड मिरर होता है वो पीछे की वस्तुओं को, पीछे के गाड़ियों को देखने के लिए लगाया जाता है। तो उत्तल दर्पण का पहला प्रयोग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। और स्ट्रीट लैंप्स में, जो स्ट्रीट लैंप होता है, इनमें भी इनका उपयोग किया जाता है क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है अत्यधिक विस्तृत होता है। ठीक है,
उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का जो आकार होगा अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का यानी बहुत ही छोटा हो जाएगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी आभासी तथा सीधा होगा। फिगर में आप देख सकते हैं। दूसरा है, अगर वस्तु की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगा। तो अगर वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी P तथा F के बीच दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो छोटा होगा और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा आभासी तथा सीधा होगा। फिगर में आप देख सकते हैं। एक बार फिगर को देखकर एनालिसिस कर आगे बढ़िएगा। इसके बाद है अवतल दर्पण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ अथवा वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुका हुआ अथवा वक्रित हो अवतल दर्पण कहलाता है। इसका बाह्य भाग लेपित होता है, बाह्य भाग लेपित होता है। यहां पे आप देख सकते हैं अवतल दर्पण के उपयोग चिकित्सकों के द्वारा, जो चिकित्सक होते हैं इनके द्वारा रोगियों के नाक, कान, दांत आदि की जांच के लिए और सर्च लाइट, टार्च एवं वाहनों की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, सेविंग दर्पणों में आदि जो है और परावर्तक दूरबीन में, इन सभी में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, जो अवतल दर्पण है, इनका उपयोग कहां कहां होता है इसको याद रखिएगा। चिकित्सक रोगियों के नाक, कान, दांत आदि के जांच के लिए करते हैं, ठीक है। सर्च लाइट, टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट, सोलर कुकर, सेविंग दर्पण और परावर्तक दूरबीन आदि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का स्थिति है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना होता है, अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी फोकस ए पर, और आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार का होगा, और जो प्रकृति होगा वास्तविक एवं उल्टा होगा। अगर वस्तु की स्थिति P से दूर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, F तथा C के बीच बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। यदि वस्तु की स्थिति C पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति C पर होगा, और आकार क्या होगा, समान आकार का होगा, वस्तु के समान, जितना बड़ा वस्तु उतना उसका प्रतिबिंब, और प्रकृति क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि आप वस्तु को जो है, वस्तु को C तथा F के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा C से दूर बनेगा, आकार क्या होगा, बड़ा बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु को F पर रखा जाता है तो इसकी जो, अगर वस्तु को F पर रखा जाता है तो वस्तु की यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी क्या होगा, अनंत पर होगा, और ये अत्यधिक आवर्धित होगा यानी बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाए तो इसका जो वस्तु की स्थिति होगा क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा, और इसका जो आकार होगा वो मतलब आवर्धित होगा, बड़ा होगा, और इसका जो प्रकृति होगा वो आभासी और सीधा बनेगा। तो याद रखिएगा। दर्पण सूत्र, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव से बिंदु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है। इन तीनों में परस्पर संबंध दर्पण सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। 1/A बराबर जो होता है 1/V प्लस 1/U, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव से बिंदु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है। इन तीनों में जो परस्पर संबंध है 1/A बराबर 1/V प्लस 1/U। देखिए, उपयुक्त सभी संबंध जो है संबंध सभी गोलीय दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण के लिए तथा प्रतिबिंब की सभी स्थितियों पर ये लागू होता है।
याद रखिएगा। देखिए आवर्धन क्या है, किसी गोलीय के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यदि m का मान धनात्मक हो और प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा, याद रखिएगा जब m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा एवं आभासी होगा, और m का मान जब ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, देखिए ये रहा आपका, ये जो है ये याद रखिएगा, जो ऊंचाई है ऊपर की ओर है, ठीक है, प्लस ये जो है बाईं की ओर की दूरी है माइनस में, और आपतित प्रकाश की दिशा ये रहा डायरेक्शन, और ये जो है आपका क्या है, ये है आपका दर्पण। दाईं ओर की जो दूरी होगी प्लस में इधर इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसको एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, और ये जो होगा B1 से A की ओर ऊंचाई नीचे की ओर जो है इसमें दर्शाया गया है। तो फिगर को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, थ्योरी में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाशीय किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करे तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वे अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के जो कारण है वो क्या है, पहला है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम के गुण के आधार पर उनकी चाल में होने वाला परिवर्तन ही उनकी गति की दिशा में परिवर्तन अर्थात अपवर्तन का कारण होता है। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है। यह जो है स्नेल का अपवर्तन नियम कहलाता है। इस स्थिरांक या नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे संबंध जो है दिया गया है, याद रखिएगा, फिगर में चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है। तो देखिए ये है आपतित किरण, ये है आपतन कोण, ये जो बन रहा है ये है अभिलंब, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री, ये है विरल माध्यम और ये है आपका सघन माध्यम, ठीक है, ये है अपवर्तित किरण। यहाँ पे भी आप चीजों को स्पष्ट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रकाश अपवर्तन के जो उदाहरण है इसको याद रखिएगा। पहला जो उदाहरण है, सूर्यास्त से कुछ समय पहले, सूर्यास्त से जब सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल से भरे बर्तनों की पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, किसके कारण, प्रकाश अपवर्तन के कारण। और प्रकाश अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिम, जो तारे टिमटिमाते हैं, इसी कारण ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण। इसको रट्टा मार जाइएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम जैसे द्रवों में हो या उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में हो तब उसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो क्या कह रहा है कि जैसे द्रव, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम जैसे द्रव में हो तो उसका अपवर्तनांक क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं वायु का अपवर्तनांक, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, वायु का लगभग 1 याद रखिएगा, केरोसिन का 1.44, तारपीन का तेल का जो अपवर्तनांक होता है 1.48 होता है, ग्लिसरीन का 1.47 होता है, बर्फ का 1.31 होता है,
और क्राउन कांच का 1.52 होता है, फ्लिट कांच का 1.67 होता है, सेंधा नमक का 1.54 होता है, माणिक्य का 1.76 होता है और हीरा का 2.42 होता है। इसके बाद है क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांति कोण क्या है? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का मान, जिसके लिए उनके अपवर्तन का जो अपवर्तन कोण है जिसका मान 90 डिग्री होता है, क्रांति कोण कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश के किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उनके अभिलंब पर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए उनके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांति कोण कहलाता है। कुछ पदार्थों का क्रांति कोण याद रखिएगा, पानी का क्रांति कोण 48.75 डिग्री होता है, फ्लिट कांच का 37.31 जो है डिग्री होता है, क्राउन कांच का 41.14 डिग्री और हीरा का 24.41 डिग्री होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको भी ध्यान से जो है एक दो बार एनालिसिस कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश की किरणें के जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणों के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए, प्रकाश की जो किरणें हैं ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो प्रवेश करते समय यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरणें विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती। तो क्या होगा? क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरणें जो है विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करती हैं बल्कि पूर्णतः परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है, और इस परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। परिभाषा क्या है ये ज्यादा मायने नहीं है, बट पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उपयोग है, जो उदाहरण है, इसको याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं इसको याद रखिएगा। पहला जो दशाएं है, प्रकाश का गमन सघन से विरल माध्यम की ओर होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जो है इसको याद रखना है। हीरे का चमकना, हीरा कैसे चमकता है, क्यों चमकता है? तो जब प्रकाश किसी तरासे हुए हीरे में प्रवेश करता है, तरासे गए हीरे जो होते हैं इनमें जब प्रकाश जो है प्रवेश करता है तब वह उसके अंदर विभिन्न तलों पर अनेक बार परावर्तित होता है। इस स्थिति में हीरे के आंतरिक पृष्ठ के आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है और प्रकाश किरणें हीरे के अंदर प्रवेश कर जाती है, परिणाम स्वरूप चमकता हुआ ये नजर आता है। मरुभूमि में मृग मरीचिका, तो दूसरा जो उदाहरण है मृग मरीचिका का मरुभूमि में, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का जो है प्राकृतिक दृष्टि भ्रम है जिसमें व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं का उल्टा या बड़े आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। गर्मी के दिनों में अगर बात करें तो पृथ्वी के निकट की जो वायु होता है, एयर जो होता है, अपने ऊपर की एयर के तुलना में अधिक ये गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वायु की ऊपरी परतों का घनत्व निचली परतों की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जब प्रकाश की किरणें इन परतों से होकर गुजरती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है और ये किरणें पूर्णतः परावर्तित होकर ऊपर की ओर उठने लगती है, परंतु ऊपरी परतों में अधिक घनत्व होने के कारण ये किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो कि पृथ्वी के नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण मरुस्थल में स्थित पेड़ अथवा अन्य वस्तुओं का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो इसका परिभाषा आप याद रखिए या न रखिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, बट जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है जैसे हीरो का चमकना, किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। तो इसको आप जो है याद रखिएगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है वस्तुओं का रंग निर्धारण। वस्तुओं का रंग निर्धारण, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश पर निर्भर करता है।
तो क्लासिफिकेशन कलर्स, रंगों का वर्गीकरण। इसको इसके जो रंगों का जो वर्गीकरण है तीन है, प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स यानी द्वितीय रंग, और पूरक रंग। ठीक है, तो तीन इसका वर्गीकरण है, इसको याद रखिएगा। प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स। प्राथमिक जो रंग है, प्राथमिक रंग अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं होते, बल्कि इन रंगों को उचित अनुपात में मिश्रित कर अन्य सभी रंग जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जो प्राथमिक रंग है, देखिए प्रकाश के सातों रंगों में से लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग हैं। इसके बाद है द्वितीय रंग। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग द्वितीय रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग द्वितीय रंग कहलाते हैं, सेकेंडरी कलर्स कहलाता है। और इन रंगों का संयोजन और उनसे प्राप्त जो रंग है, याद रखिएगा, हरा और लाल को मिलाने से पीला प्राप्त होता है, नीला और लाल को मिलाने से मैजेंटा प्राप्त होता है, नीला और हरा को मिलाने से मोरपंखी नीला प्राप्त होता है। इसके बाद है पूरक रंग। प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से प्राप्त रंग पूरक रंग कहलाते हैं। जैसे लाल और मैजेंटा को मिलाने से सफेद रंग, हरा और मैजेंटा मिलाने से भी सफेद रंग की प्राप्ति होती है। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह परिघटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गति करता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह परिघटना क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, लॉर्ड रैले के अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार? लॉर्ड रैले के अनुसार किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो लॉर्ड रैले का जो कथन है, इसको याद रखिएगा। इनके अनुसार किसी भी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है तथा उनका प्रकीर्णन कम, और जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उनका प्रकीर्णन कम, और जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य कम होता है और उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उनका प्रकीर्णन कम होगा, और जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य कम होगा उनका प्रकीर्णन अधिक होगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक है, परंतु प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है लेकिन उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। प्रकीर्णन के उदाहरण, पहला है आकाश का नीला रंग और समुद्र का नीला रंग प्रतीत होना प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए इसका प्रयोग यातायात में खतरों के संकेतों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके बाद है लेंस। लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का एक भाग होता है जिनका एक पृष्ठ अनिवार्यतः जो होता है कर्व होता है, वक्र होता है। तो लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ अनिवार्यतः क्या होता है? वक्र होता है, कर्व होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे लेंस के जो प्रकार हैं आपको ध्यान में रखना है। कितने प्रकार होते हैं? लेंस के दो प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस 3 प्रकार का, अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। तो इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तल लेंस में पहला है उभयोत्तल लेंस, दूसरा है उत्तलावतल लेंस यानी कनकैव कन्वेक्स लेंस, और तीसरा है समतल उत्तल लेंस। अवतल लेंस के भी 3 प्रकार हैं, उभयोत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस और उत्तलावतल लेंस, कन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है।
सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे और किनारों पर क्या हो, पतले हो। तो मध्य में मोटे और किनारों पर पतले हो उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये लेंस अनंत से आने वाले किरणों को अभिसारित करते हैं, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जैसे जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस के जो है निम्नलिखित प्रकार होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। पहला है उभयोत्तल लेंस, दोनों पृष्ठ उत्तल होंगे। समतलोत्तल यानी प्लानो कन्वेक्स लेंस, समतलोत्तल लेंस, एक पृष्ठ उत्तल होगा और दूसरा पृष्ठ इसमें समतल होगा। और उत्तलावतल लेंस, इसमें एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल होगा। और फिगर कैसे बनेगा, तीनों का आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है अवतल लेंस, ऐसे लेंस जो मध्य में पतले और किनारे पर मोटे हो। मध्य में पतले और किनारों पर क्या हो, मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर विस्थापित करते हैं, इस कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, तो आपको मालूम है 3 प्रकार के होते हैं। उभयावतल लेंस, इसमें जो होगा दोनों पृष्ठ अवतल होंगे, सिर्फ इसमें चेंज होगा उत्तल के जगह पे अवतल। समतलावतल लेंस यानी प्लानो कनकेव लेंस, समतलावतल लेंस, एक पृष्ठ इसमें अवतल होगा और दूसरा पृष्ठ समतल होगा। इसके बाद उत्तलावतल लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस, इसमें क्या होगा, एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा। फिगर आप देख सकते हैं। लेंसों के उपयोग क्या क्या है, लेंसों के उपयोग, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाशिक यंत्र बनाने में जैसे दूरबीन, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी आदि, इनको बनाने में क्या होता है, लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाशिकी यंत्र बनाने में लेंसों का उपयोग होता है। दृष्टि दोष निवारण के लिए भी ऐनकों के रूप में लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, मुख्य अक्ष, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र क्या है, लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस वृहत गोले के भाग हैं उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाशीय किरण अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बिना विचलन के सीधे निर्गत हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसारित होती है अथवा अभिसारित होती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। इसे F से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये है मोटा लेंस, ये रहा पतला लेंस, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, ये रहा और यहाँ पे ये रहा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वस्तु की स्थिति यानी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, फोकस F2 पर बनेगा। ठीक है, फिगर में देखिए F2 यहां पे है, आप देख सकते हैं, ये रहा F2। ठीक है, तो एक बार फिगर को आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा। तो वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर होगा। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार का, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक एवं उल्टा होगा। अगर वस्तु 2F1 से दूर हो, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगा कहां बनेगा, F2 और 2F2 के मध्य, F2 और 2F2 के मध्य। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। और आकार क्या होगा, छोटा होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। जब वस्तु 2F1 पर हो तो इसकी स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब होगा कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। और वस्तु जब F1 तथा 2F1 के मध्य हो, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य हो तो कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब 2F1 से दूर बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा।
जब वस्तु F1 पर हो तो ये अनंत पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर अत्यधिक आवर्धित यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। जब फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र 0 के मध्य जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र जो O है इसके मध्य हो तो इसका प्रतिबिंब लेंस के जिस ओर वस्तु है उसी ओर बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस F1 पर। आकार क्या होगा? अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का और आभासी एवं सीधा बनेगा। और जब वस्तु की स्थिति अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो तो प्रतिबिंब फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इसके बाद है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध प्रदर्शित करता है। लेंस सूत्र जो है, लेंस फॉर्मूला जो है, लेंस जो फॉर्मूला है फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध को जो है प्रदर्शित करता है। F यहां पर आप देख सकते हैं, जो F है फोकस दूरी है, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी है और U जो है वस्तु की दूरी है। तो लेंस सूत्र जो है सामान्य रूप में किसी भी गोलीय लेंस के लिए जो है गोलीय लेंस के लिए क्या है? सभी स्थितियों में मान्य है। तो याद रखिएगा जो इसका फॉर्मूला है 1/A बराबर 1/V माइनस 1/U। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। देखिए, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा। आवर्धन क्या है? तो देखिए, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h और लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 हो तब लेंस के आवर्धन को निम्नवत दर्शाया जा सकता है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। याद रखिएगा। दृष्टि दोष क्या है? विभिन्न कारणों से मानव नेत्र के द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। इस स्थिति को दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष के 4 प्रकार हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया। निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह दृष्टि दोष जो है तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जो निकट दृष्टि दोष या जो मायोपिया है, इसमें क्या होता है? व्यक्ति जो होता है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है बट दूर की वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का, क्योंकि यह लेंस और रेटिना के मध्य को जो है निकट बिंदु पर ले आता है। ठीक है। इसके बाद है दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया। दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से देख सकता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाती है। याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो है अपनी अभिसारी क्षमता से निकट बिंदु को दूरस्थ बिंदु पर प्रक्षेपित कर देता है। इसके बाद है जरा दृष्टि दोष। व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में तो नेत्र लेंस की लोचशीलता कम हो जाती है। व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की जो लोचशीलता होता है, इलास्टिसिटी जो होता है, ये कम हो जाता है जिससे न तो पास की और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है।
यह दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है और इस दोष के उपचार के लिए द्विफोकसी लेंस बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य जो है ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति एक निश्चित दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, अबिंदुकता कहलाता है। इसमें क्षैतिज रेखा को देखने पर ऊर्ध्वाधर रेखा स्पष्ट हो जाती है और इस दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है दृष्टि कोण अथवा दर्शन कोण। वस्तुएं दृश्य कोण अथवा दर्शन कोण जो है वस्तु के द्वारा जो वस्तुएं हैं आंख पर बने कोण को दृश्य कोण अथवा दर्शन कोण कहलाता है। जो वस्तु है वस्तु के द्वारा आंख पर जो कोण बनता है इसको दृश्य कोण या दर्शन कोण कहते हैं और वस्तु का बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनना वस्तु के द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर करता है। दृष्टि का अस्थायित्व। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जो है 1/10 सेकेंड तक बना रहता है, 1/10 सेकेंड तक। इसीलिए वस्तु को आंख के सामने से हटाने के बाद भी वह 1/10 सेकेंड तक ही दिखाई देती रहती है। दृष्टि का यह विशेष गुण दृष्टि निबंध कहलाता है। सिनेमा इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रिज्म क्या है? ऐसा पारदर्शी पिंड जिसमें दो त्रिभुजाकार आधार या अपवर्तक तल एक दूसरे की ओर हो। प्रिज्म कहलाता है। ऐसा पारदर्शी पिंड जिसमें दो त्रिभुजाकार आधार या अपवर्तक तल एक दूसरे की ओर हो प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म का जो प्रिज्म है प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन, तो यहां पे आप देख सकते हैं PQ को आपतित किरण, QR को अपवर्तित किरण, RS को निर्गत किरण, और आप देख सकते हैं और जो दिया गया है इसमें फिगर को देखकर आप जो है एनालिसिस करके आप आगे बढ़िएगा। इसके बाद है विचलन कोण। आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य बनने कोण को जो है विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण इनके मध्य, इन दोनों के मध्य, किसके मध्य? आपतित और निर्गत किरण के मध्य बनने कोण को क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। 1966 में न्यूटन ने बताया कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण पारदर्शी माध्यम में अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल पर जो है निर्भर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा प्रकाश किरण, यहां से देख सकते हैं आप जो है लाल, इसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ROYGBIV क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है। विभिन्न रंगों के जो तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है इसको आप याद रखिएगा। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रम से कितना 4460 एंगस्ट्रम। नीला या जामनी का जो है तरंग दैर्ध्य 4460 से 4650, आसमानी का 4650 से 5000, हरा का 5000 से 5700, पीला का 5700 से 5900, नारंगी का 5900 से 6200 एंगस्ट्रम और लाल का 6200 से 7600 एंगस्ट्रम। इसके बाद है इंद्रधनुष। वर्षा होने के पश्चात विभिन्न परिस्थितियों जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के द्वारा आकाश में बनी अर्धचंद्राकार आकृति इंद्रधनुष कहलाती है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। प्राथमिक इंद्रधनुष। जब 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन हो तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। यह चमकीला और छोटा होता है जिसमें लाल रंग बाहर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द्वितीयक इंद्रधनुष। जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो, जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। यह धुंधला और अपेक्षाकृत बड़ा होता है जिसमें लाल रंग अंदर और बैगनी रंग बाहर की ओर होता है। इसके बाद है प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
ऐसे युक्ति या डिवाइस जो दर्पण, प्रिज्म अथवा लेंसों के द्वारा निर्मित की जाती है प्रकाशिक यंत्र कहलाती है। ये यंत्र जो है परावर्तन के नियम तथा प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होते हैं। प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे पहला है लेंस कैमरा, लेंस वाला जो कैमरा होता है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दोनों शामिल होता है। और दूरदर्शी जो है जैसे खगोलीय दूरदर्शी, याद रखिएगा। लेंस कैमरा क्या है? यह एक प्रकार का परिवर्तनीय उत्तल लेंस है जिसकी सहायता से वस्तु के प्रतिबिंब को फोटोग्राफी फिल्म पर फोकस किया जाता है। लेंस के जो द्वारक हैं, लेंस के द्वारक के किसी निश्चित मान के लिए शटर के द्वारा फोटोग्राफी फिल्म को एक निश्चित समय के लिए उद्भासित किया जाता है। लेंस कैमरा के द्वारा फिल्म पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी, ऐसा प्रकाशिकीय यंत्र जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं, कण, जीव आदि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसके बाद है सरल सूक्ष्मदर्शी अथवा आवर्धन कांच, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप और सरल सूक्ष्मदर्शी अथवा आवर्धन कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है जिसके एक ओर प्रकाश केंद्र और दूसरी ओर के मध्य किसी वस्तु को रखकर दूसरी ओर देखने पर वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक और वस्तु से बड़ा होता है। इसके बाद है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, F बराबर याद रखिएगा 1+D/F। F उत्तल लेंस की फोकस दूरी, D जो है स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। पुस्तक के छोटे अक्षरों और सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए तथा अंगुलियों के निशान देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसमें दो उत्तल लेंसों के द्वारा जो है यह क्या होता है? आवर्धन होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों के द्वारा आवर्धन होता है। वस्तु के समीप वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस और आंख के समीप वाले लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। आवर्धन क्षमता बराबर आप देख सकते हैं जो रिलेशन दिया गया है। अब याद रखिएगा उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी का जो प्रयोग है प्रयोगशाला में कोशिकाओं यानी सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद है दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या है? तो एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसका प्रयोग से पृथ्वी से दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में लेंसों, वक्रीय दर्पणों अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन एवं अवशोषण करने वाली युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी का निर्माण डेनमार्क के वैज्ञानिक केपलर ने 1911 ईस्वी में किया था। इसकी सहायता से अंतरिक्ष में दूर स्थित खगोलीय पिंडों को सरलता से जो है देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण। देखिए, जब समान आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य की दो या दो से अधिक प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं की परिणामी तीव्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, संपोषी और विनाशी। प्रकाश तरंगों का माध्यम में बिंदु का समान कला के किसी मिलने पर उनकी परिणामी तीव्रता का अधिकतम होना संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, जबकि तरंगों के विपरीत कला में मिलने पर प्रकाश की तीव्रता का न्यूनतम अथवा शून्य होना विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग में अवरोध आने पर प्रकाश तरंगे अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे संचरण करती है। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण क्या है? प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है। जब प्रकाश किरणों के कंपन प्रकाश संचरण के दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समाहित न होकर एक ही दिशा में हो तो यह प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है तथा यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। जब यह प्रकाश एक से अधिक दिशाओं में कंपन करे तब प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती का प्रकाश आदि जो है
अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहां पर होती है? अनंत पर होती है, याद रखिएगा। दूसरा है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है? इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं का परिणाम है? तो अपवर्तन और परावर्तन। थर्ड नंबर है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। इसके बाद पांचवा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो बताइए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, आप जिसका भी प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हैं उस वस्तु की आधी ऊंचाई का जो दर्पण है होना चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद है 6 नंबर, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य से। 7 नंबर है, पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, जिसका कारण है। पृथ्वी से देखने पर आकाश जो है नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? कारण है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक प्राइमरी कलर्स कौन कौन है? तो लाल है, हरा है, नीला है। प्रश्न संख्या 9, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। संख्या 10, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रयुक्त होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है। लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन है, बताना है कौन कौन सा कथन सत्य है। पहला है, प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करता है, यह भी सही है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता है और प्रकाश के विवर्तन की तरंगदैर्ध्य की तुलना में आकृति की बाधा कम होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 12 नंबर है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? समुद्र का पानी जो है नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो जल के अणुओं के द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और 13 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है और बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए। तो देखिए, इसमें जो सी कथन है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश जो है काला दिखाई देगा। कौन सा कथन सही है? तो केवल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? मानव नेत्र जो है एक कैमरे के समान है, इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? दृष्टि पटल पर पिंड का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब। 15 नंबर, आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा, सूर्य प्रकाश का परावर्तन अथवा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। 16 नंबर, निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो जुड़ी होती है किससे? निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है, यह किसकी बीमारी है? तो आंखों की। 17 नंबर है, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर आप खड़े रहेंगे तो प्रतिबिंब आपका सीधा दिखाई देता है। वह दर्पण किस प्रकार का होगा? वह दर्पण समतल या उत्तल होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 18, प्रकाशिकी यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है?
प्रकाशिकी यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? तो अपवर्तन। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न संख्या 20, प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है? प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर शैडो यानी छाया बनती है? तो रिजु रेखीय संचरण के सिद्धांत के आधार पर, सी ऑप्शन। 21 नंबर है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तब यदि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो कौन सी परिघटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। याद रखिए कौन सी घटना या परिघटना होगी? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष में रंगों का जो क्रम होता है वो क्या है? इंद्रधनुष में रंगों का क्रम, मैंने बोला था क्रम याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। तो क्रम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो आर रेड, आर क्या था बताइए? इसमें इसका जो क्रम था क्या था? रेड था, आर था, ओ था यानी ऑरेंज था, येलो था। इसके बाद ऊपर से हम लोग काउंट कर रहे हैं, ऊपर से क्रम को देख रहे हैं, रेड येलो, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन। इसके बाद ग्रीन के बाद क्या था बताइए? ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो। ठीक है, इंडिगो यानी जामुनी। और इसके बाद क्या था? इसके बाद था वायलेट यानी बैगनी। ठीक है, यानी भी। तो क्रम याद रखिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ क्रम हम लोग देख रहे थे। 23 नंबर है, जल से भरे बीकर की तली थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? जल से भरे बीकर की तली जो है थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है अपवर्तन। 24 नंबर है, किसी प्रकाशीय परिघटना के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किस कारण? किसी प्रकाशीय परिघटना के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई जो छड़ है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। 25 नंबर है, जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है, याद रखिएगा। 26 नंबर है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए यानी मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे के इमेज को देखने के लिए, पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सैलून जो होता है, सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। देखिए पूछा गया है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। हवा में जो पानी का बुलबुला है वैसा ही काम करेगा जैसा करता है क्या? अवतल लेंस। फोटो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? 29 नंबर, फोटो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। प्रश्न संख्या 30, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का। 31 नंबर है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का अथवा दर्पण का उपयोग होता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का या दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस। और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 32, दंत चिकित्सकों के द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो चिकित्सकों के द्वारा दांत, आंख, कान जांचने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 33 नंबर है, प्रकाश तरंगों के मार्ग में अवरोध आने पर अवरोध के किनारों से प्रकाश तरंगों का संचरण क्या कहलाता है? प्रकाश तरंगों के मार्ग में अवरोध आने पर अवरोध के किनारों से प्रकाश तरंगों का संचरण क्या कहलाता है? विवर्तन। 34 नंबर है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश के गुणों पर क्या प्रभाव है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश के गुणों पर क्या प्रभाव है बताइए? तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है तथा चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है।
ठीक है, और इसी के साथ आज का जो चैप्टर है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप का और इंस्टाग्राम, फेसबुक का पेज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे रोज क्विज कराए जाते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वहां पे क्विज के रूप में जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो क्विज ग्रुप को और चैनल को जरूर आप जो है ज्वाइन कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।